आजकल इंडियन न्यूज़ चैनल पे बस एक ही चीज़ चल रही है, ये ईरान और इज़राइल की वॉर। उसमें भी कोई भी डेप्थ में नहीं जा रहा है, पर मुझे ये सब चीज़ों में डेप्थ में जाके उसके फैक्ट्स और फिगर्स जानना बहुत पसंद है। तो मैं गो थ्रू कर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे जानने को मिले। ये फैक्ट्स बहुत लेट 1900s तक जाते हैं और इतने इंटरेस्टिंग है कि मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो लगा था पूरी मैं मूवी देख रहा हूँ। चलो आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ ईरान, अमेरिका और इज़राइल की। ये कहानी शुरू होती है 1908 में, जब पहली बार ईरान में मैसिव ऑयल स्ट्राइक होती है। एक इंग्लिश बिजनेसमैन जिसका नाम है विलियम नॉक्स डार्सी ने पहले से ईरान के ऑनगोइंग डायनेस्टी जो थी कजार शाह की डायनेस्टी, उससे पहले से परमिशन ले रखी थी कि अगर वहाँ पे कोई भी ऑयल या कुछ भी रिसोर्सेज मिलता है तो उस पे मैं एक ऑयल मिल बनाऊंगा। तो जब 1908 में ऑयल स्ट्राइक हुई तब उसने अपनी खुद की एक ऑयल मिल शुरू की वहाँ पे। उसने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई। उसको हम आज ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। उस समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जूझ रही थी, उस समय में तुमको क्या लगता है इस मौके का फ़ायदा उन्होंने कैसे उठाया होगा? उन्होंने ईरान को सिर्फ 16% शेयर दिया था और वो शेयर भी ईरानियन के अंडर काउंट नहीं होता था। वो ब्रिटिश लोग खुद काउंट करते थे और अपने हिसाब से बस 16% शेयर बता के बस ईरान को दे देते थे। अब इसमें ये भी याद रख लो कि सिर्फ ब्रिटेन नहीं था जो ईरान को लूट रहा था, रशिया भी शामिल था। ब्रिटेन सदर्न ईरान को लूट रहा था और रशिया था वो नॉर्दर्न ईरान को लूट रहा था। ये सब चलता है 1921 तक, जब रेजा खान करके एक ऑफिसर आता है जो ईरान में कूप करता है, जो अपने आप को रेजा शाह पहलवी डिक्लेयर करता है और वहीं से पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था। इसने ईरान में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की थी। इसने ईरान में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स, रेलवेज बनाए और इसने ईरान का नाम पर्शिया से ईरान में कन्वर्ट किया 1935 में, जस्ट टू रिड्यूस ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। पर इस बंदे ने एक गलती कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसने जर्मनी के साथ इतना अच्छे रिलेशन कर दिए जस्ट कॉज ब्रिटेन और रशिया दोनों ईरान पे प्रेशर कर रहे थे। बस यही चीज़ ब्रिटिश लोगों को और रशियंस को नहीं पसंद आई और 1941 में ब्रिटेन और रशियंस ने मिलके इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया रेजा पे और रेजा को एब्डिकेट करने पे फोर्स किया, मतलब बेसिकली उसको कुर्सी छोड़ने पे फोर्स किया और फिर उसी की जगह पे उसके बेटे मोहम्मद रेजा शाह को कुर्सी पे बिठाया। वो चाहते थे कि उनके लिए उनका एक पपेट रूलर हो जो ईरान पे रूल करे। बस इसके 3 साल बाद जो हुआ वो पूरी 20th सेंचुरी में ऐसा चैप्टर हुआ जो बहुत ज्यादा मैटर करता था वर्ल्ड के लिए। एक बंदा जो ईरानियन पॉलिटिशियन था, जो यूरोप में पढ़ा था, लॉयर था बाय ट्रेनिंग, वो कम्युनिस्ट नहीं था, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं था। उसने ईरान में इलेक्शन में जीत हासिल की और ईरान का लीडर बना। उसका नाम था मोहम्मद मोसाडेक। उसका बस एक सिंपल फंडा था कि उसको ईरान को दूसरों के रूल से आज़ाद करना था और उसे ईरान में जो भी ऑयल था उसको ईरान के पास ही रहने देना था। मतलब बेसिकली जो प्रॉफिट रशिया और ब्रिटेन ले जा रहे थे वो सब उसको अपने ईरान के लिए, ईरान की डेवलपमेंट में यूज़ करना था। बस ब्रिटेन से ये सब देखा नहीं गया। फिर आता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। उस ऑपरेशन की शुरुआत ब्रिटेन ने ईरान को थीफ कह के की। बस ये केस कि ईरान ने सब कुछ छीन लिया ब्रिटेन से, ये केस ब्रिटेन ले गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां वो बुरी तरह से हारा। कोर्ट ने ईरान के फेवर में रूलिंग दी और उसी वजह से फिर ब्रिटेन ने ईरान पे कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। उसने सारे ब्रिटिश टेक्नीशियंस विड्रॉ कर लिए और फिर वो अमेरिका के पास भागा हेल्प मांगने मोसादेक को हटाने के लिए। अभी इंटरेस्टिंगली फैक्ट ये है, प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो वो टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट था, उसने इनिशियली मना कर दिया। मोसाडेक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक लीडर था, वैसा कह के बोला कि क्यों हेल्प करे। लेकिन फिर जब 1953 में आइजनहोवर प्रेसिडेंट बना, उसने कोल्ड वॉर कैलकुलेशंस किए जिसने सब कुछ बदल दिया। बस तभी सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। और ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। 2013 में सीआईए ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए जिसमें ये सब अंदर छुपा हुआ था और अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद इसको एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली सीआईए और MI6 ने मिलकर क्या किया? पहला, ईरानियन न्यूज़पेपर्स को पैसा दिया एंटी मोसादेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। उससे कम्युनिस्ट, एथिस्ट
इस्लाम का दुश्मन कहा गया, मैन्युफैक्चर्ड लाइस बोला गया। दूसरा, तेहरान की सड़कों पे मॉब्स हायर किए, लिटरली लोगों को पैसे दिए रायोट्स करने के लिए, लूटिंग करने के लिए, कियोस्क खड़ा करने के लिए, और फिर ब्लेम मोसाडक के सपोर्टर्स पे डाला। तीसरा, मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया मोसाडक के अगेंस्ट जाने के लिए। चौथा, फेक अटैक्स ऑर्गेनाइज किए, मोसादक के अगेंस्ट रिलीजियस फिगर्स पे अटैक्स करवाए और मोसादक के सपोर्टर्स को फ्रेम किया। और फिर 1953 अगस्त 19 को एक मिलिट्री कूप हुई, मोसादक को अरेस्ट करते हैं और वो शाह जो मोसादक के इलेक्ट होने पे ईरान से भाग गया था, उसे ब्रिटेन और यूएस वापस लाते हैं और वापस ईरान का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और मोसादक पे ट्रीजन का केस लगाते हैं। अपने देश की ऑयल नेशनलाइज करने का ट्रीजन लगाया उस पे, उसको कन्विक्ट किया। उसकी पूरी ज़िंदगी उसने हाउस अरेस्ट में बिताई और फिर 1967 में वो मर गया। बस फिर क्या था, सरफेस पे मॉडर्न ईरान का दिखावा चल रहा था। तेहरान में नाइट क्लब्स, वेस्टर्न क्लोथ्स, लैंड रिफॉर्म्स, वुमेन्स वोटिंग राइट्स, ये सब चल रहा था जिसे शाह वाइट रिवॉल्यूशन बता रहा था, पर अंदर अलग ही चल रहा था। शाह ने सावक बनाया, जिसकी मैंने पहले बात की थी। बेसिकली सावक ईरान का एक स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट था। सीआईए और इजराइल का मोसाद, ये दोनों ने मिलकर सावक को ट्रेनिंग दी। सावक का काम बेसिकली क्या था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, मारना, आम इरानियंस की स्पाइंग करना, किसी भी डिसेंट को क्रश करना। अगले एक डेकेड तक खमीनी ईरान के शाह को क्रिटिसाइज करता रहा और फिर 1963 में आयतुल्ला खमीनी को अरेस्ट कर लिया शाह ने, उसको एग्जाइल पे भेज दिया। वो टर्की भागा, उधर से इराक गया, उधर से पेरिस गया। वो बंदा पेरिस से रिकॉर्डेड कैसेट्स टेप्स स्मगल करता था ईरान में और मॉस्क और बाज़ार में वो कैसेट्स चलती थी, जिससे ईरानियन जो कॉमन ईरानियंस थे वो सारे इन्फ्लुएंस होते थे उसकी बातों से। उस कैसेट्स में बेसिकली एक ही मैसेज चलता था, शाह अमेरिका का पपेट है, हमारी ऑयल हमारी वेल्थ ले जा रहा है, इस्लाम ही सॉल्यूशन है, इस करप्ट सिस्टम को उठाकर फेंकना होगा। बस यही मैसेजेस उस कैसेट्स में आ रहे थे। और फिर 1977 में, उसके एक डेकेड बाद, अमेरिका में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ जिसका नाम था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा जोर देता था और उसी ने फिर शाह पे प्रेशर बनाया कि वो जो ईरान में किए जा रहा था उसको उसको कम करना पड़ेगा। और फिर यूएस के इस प्रेशर की वजह से शाह ने मीडिया को थोड़ी छूट दी और जो उसके बाद हुआ उससे यही लगता है कि शाह की ये सबसे बड़ी गलती थी। जनवरी 1978 में एक गवर्नमेंट कंट्रोल न्यूज़पेपर ने खमीनी के अगेंस्ट एक आर्टिकल पब्लिश किया, पर्सनल अटैक्स, कैरेक्टर असैसिनेशन। उसे ब्रिटिश एजेंट और एंटी इस्लाम कहा, सब मैन्युफैक्चर्ड और सब एक प्रोपेगेंडा की तरह से उसने निकाला। बस फिर क्या था, रिलीजियस कम्युनिटी फ्यूरियस हो गई। कॉम, ईरान का रिलीजियस कैपिटल, उसमें प्रोटेस्ट शुरू हो गई। शाह की पुलिस ने उधर फिर जैसे अपने इंडिया में जलियांवाला बाग हुआ था, सेम उसी तरह एक मैसेकर हुआ और उस मैसेकर को ब्लैक फ्राइडे के नाम से ये जानते हैं। और फिर उसी दिन से, वो दिन था सितंबर 8, 1978, बस उसी दिन से ईरान में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया, नो पब्लिक गैदरिंग्स। पर उसके ये मार्शल लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ईरान में लोग इकट्ठा हो रहे थे और बड़े बड़े रिवोल्ट्स करने का ट्राई कर रहे थे, पर शाह इन पे गोलियां बरसा के बस सबको मार दे रहा था। और इसी की वजह से जो लोग अभी भी शाह को चांस देने के मूड में थे वो सब अगेंस्ट में हो गए, जो न्यूट्रल थे उन्होंने चूज कर लिया। बस ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया था शाह के लिए। और साथ ही साथ शाह सफ़र कर रहा था कैंसर से, बस उसके कैंसर के चलते वो बहुत वीक हो गया और उसको जनवरी 16 को ईरान छोड़ के भाग जाना पड़ा, ईरानियन पॉपुलेशन की के प्रेशर की वजह से। और फिर रिटर्न होता है खमीनी का फरवरी 1 को और बस 10 ही दिन में उसने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक होने के बस साल के अंदर ही जो ईरान में यूएस एम्बेसी थी, वहाँ पे ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन्स को 444 डेज के लिए हॉस्टेज बना दिया था। उन स्टूडेंट्स को खमीनी ने ऑफिशियली सपोर्ट किया, इंटरनेशनल लॉ की कंप्लीट वायोलेशन की। बस इसी के अगेंस्ट अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, उस जिसमें उन्होंने डेजर्ट के थ्रू हेलीकॉप्टर भेजना चाहा
पर उस हेलीकॉप्टर में 8 सोल्जर्स की क्रैश की वजह से मौत हो गई। और फिर 444 डेज़ के बाद जनवरी 20th 1981 में, जिस दिन रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट की ओथ लेता है, उस दिन हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया गया। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि आज भी थियरीज है कि रीगन की टीम सीक्रेटली डील कर रही थी, कार्टर के टाइम रिलीज़ मत करो। कभी प्रूव नहीं हुआ है, पर कभी डिसअप्रूव भी नहीं हुआ है। ये पूरे हादसे की वजह से अमेरिका का मिडल ईस्ट में ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज हो गया। और बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के दिसंबर 1971 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन कर दिया। ये वही वॉर थी जिसने तालिबान को पैदा कर दिया और जिसने 9/11 जैसे सीन को सेट कर दिया। अमेरिका के लिए ये एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था। अमेरिका ने ईरान से भी हाथ खो दिया था और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी चला गया था उसके हाथ से। पर इसको ओवरकम करना उस अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था और उसी रीज़न के लिए अमेरिका ने एक प्रॉक्सी वार चलाई। बेसिकली एक ऑपरेशन बनाया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन साइक्लोन, जो उसने सीआईए के थ्रू पाकिस्तान की आईएसआई और अफगान मुजाहिदीन को $3 बिलियन की वेपन्स और ट्रेनिंग दी, सिर्फ सोवियट्स को अफगान में फंसाने के लिए। फिर 1989 में सोवियट्स हारा और अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन अमेरिका भी चला गया और बीच में रह गया वो था फंसा हुआ टूटा हुआ अफगानिस्तान। और वहीं पे तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद 2001 में 9/11 जैसे इंसिडेंट्स का जन्म हुआ। ये दूसरे एपिसोड की कहानी है। अभी हम वापस ईरान की स्टोरी पे आते हैं। 1979 में भले ही खमीनी ने ईरान में इस्लामिक रूल या इस्लामिक रिवॉल्यूशन ला दिया और वहाँ पे एक अलग सरकार बन गई, पर फिर भी ईरान में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। उसकी आर्मी बहुत वीक थी वो टाइम पे, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी और इसी का फ़ायदा सद्दाम हुसैन ने उठाया। उसने इराक की आर्मी से 1980 में सितंबर में एक फुल स्केल इन्वेजन करवाया। सद्दाम ने इंटरनेशनली कहा कि उसे खुजेस्तान प्रोविंस, जो ईरान का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वाला रीजन है, जिसको शतल अल अरब वाटरवे कहते हैं, उसे ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट चाहिए था। और उसने दूसरा एक रीज़न दिया, जो था उसको डर था कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन इराकी शिया लोगों को इंस्पायर करेगी और इराक की मेजॉरिटी शिया थी और सद्दाम की गवर्नमेंट सुन्नी माइनॉरिटी रन कर रही थी। तो उसको डर था कि ये रिवॉल्यूशन उसकी गवर्नमेंट पे इफेक्ट ना ले। और साथ ही साथ उसको लगा ईरान अभी वीक है, मैं 2 हफ्ते में ख़त्म कर देता हूँ ये वॉर। बस ऐसा सोच के उसने ईरान पे हमला किया, पर ये वॉर अगले 8 साल तक चली। अभी इसका एक डर्टी सीक्रेट ऑब्वियसली है। अमेरिका ऑफिशियली तो न्यूट्रल रहा, पर उसने बैक हैंड पे सद्दाम को वेपन्स दिए। हाँ, उसी अमेरिका ने जिसने उस सद्दाम को ऐसा बोला कि ये बंदा मॉन्स्टर है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। वैसा कह के 2003 में इसी अमेरिका ने सद्दाम को अरेस्ट किया था। सद्दाम ने ईरान के अगेंस्ट इस वॉर में केमिकल वेपन्स यूज़ किए, जैसे मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट्स, ईरानियन सोल्जर्स की मास कैजुअलिटीज़, बहुत पेनफुल, स्लो और बहुत ब्रूटल डेथ्स। ये सब होने के बावजूद अमेरिका सद्दाम को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता रहा। डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो बाद में बुश के डिफेंस सेक्रेटरी बने और ईरान की जो 2003 वॉर थी उसके आर्किटेक्ट भी यही थे, वो 1983 में सद्दाम से मिलने बगदाद गए थे एज एन अमेरिकन एनवॉय। उसने हैंडशेक किए, इराक और अमेरिका की रिलेशनशिप स्ट्रेंथन की और 20 साल बाद वही रम्सफेल्ड ने सद्दाम को एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के इराक वॉर को जस्टिफाई किया था। यही है हिस्ट्री की एक डर्टी आयरनी। वैसे तो इजराइल ईरान का लिटरल नेबर है ही नहीं। इजराइल और ईरान के बीच इराक, जॉर्डन, सीरिया है। दोनों के बीच में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। तो फिर अभी आपको पता ही होगा कि इजराइल पे कितनी बार एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स आए हैं। अगर नहीं तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर तब तक ये समझ लो कि इजराइल अभी जहाँ पे है वहाँ पहले पूरा पैलेस्टाइन था। इजराइल वहाँ पे ऐसे ही नहीं बना। इस डिवीज़न की वजह से एक बहुत बड़ी दुश्मनी ने जन्म ले लिया। बस इस दुश्मनी को समझने के 3 बड़े एंगल्स हैं। पहला, रिलीजियस एंगल।
जेरूसलम, अल-क्वद्स, ये एक इस्लामिक होली सिटी इज़राइल के ऑक्यूपेशन में है। मस्जिद अल अक्सा, जो इस्लाम का तीसरा सबसे सेक्रेड प्लेस है, वो इज़राइल कंट्रोल करता है। खमीनी ने अल-क्वद्स डे शुरू किया, रमादान का आखिरी जुम्मा, पूरी मुस्लिम दुनिया में इज़राइल के अगेंस्ट रैलीज। ये ट्रेडिशन 1979 से आज तक चल रहा है। दूसरा, आइडियोलॉजिकल एंगल। यूएन ने वो जो पैलेस्टाइन वाला एरिया था उसको फोर्सफुली डिवाइड किया और इज़राइल को वो एरिया का 57% दे दिया, वो भी कोस्टल लाइन के साइड, सो दैट उनको हेल्पफुल रहे। खमीनी ने दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। पहला, मुस्तज़फ़ीन, ऑप्रेस्ड पीपल, जैसे कि पैलेस्टाइन्स और मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम्स थे वो। और दूसरा था मुस्तकबरीन, जो ऑपरेसर्स थे, जैसे कि अमेरिका, इज़राइल और वेस्टर्न पावर। अभी खमीनी ने ईरान को एक डिवाइन ड्यूटी दे दी, बस उसके इस आइडियोलॉजी के चलते, जो थी इन ऑप्रेस्ड लोगों की तरफ से लड़ना। पैलेस्टाइन्स उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था इस नैरेटिव को सेट करने के लिए। और तीसरा था एक स्ट्रेटेजिक एंगल। इज़राइल का इशू ईरान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल है। अरब गवर्नमेंट्स ईरान से डरते थे, शिया सुन्नी डिवाइडेड थे, लेकिन अरब पब्लिक पैलेस्टीनियंस के साथ डीप सिंपैथी रखती थी। इज़राइल का दुश्मन बन के ईरान ने अरब पब्लिक का सपोर्ट गेन किया, चाहे अरब गवर्नमेंट्स उसे भले ही नापसंद करती हो। वो बोलता था हम इस्लाम के ट्रू डिफेंडर्स हैं, और ये मैसेज वो ईरान ब्रॉडकास्ट करवाता था सुन्नी मेजॉरिटी अरब वर्ल्ड में भी। अब अगर इज़राइल की साइड से हम न्यूट्रली ये वॉर देखें तो इज़राइल एक बहुत छोटा देश है, लगभग 20,770 स्क्वायर किलोमीटर्स जितना, मतलब रफली हरियाणा की साइज़ का। उसमें सिर्फ 9 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब अराउंड 90 लाख पीपल, चारों तरफ से सराउंडेड है। उस पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, सिर्फ एक, और पूरा इज़राइल वाइप आउट हो जाएगा। और इसी के बीच ईरान कहता है इज़राइल को हम मिट्टी में मिला देंगे, और साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करता है। इज़राइल के लिए ये सिर्फ रेटोरिक नहीं है, उसके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। बस इसी सवाल के चलते 1981 में देन इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन, उसने एक डॉक्ट्राइल डिक्लेयर की, जिसको हम आज बेगिन डॉक्ट्राइल के नाम से जानते हैं, जो कहती थी इजराइल कभी अलाउ नहीं करेगा कि कोई भी हॉस्टाइल स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे। और इसी के चलते जून 7, 1981 में इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा किया। बेसिकली इजरायली एयरफोर्स के 8 F-16 जेट्स ने इराक के ओसिरक न्यूक्लियर रिएक्टर पे सरप्राइज स्ट्राइक मारी थी। सद्दाम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, जो इजराइल ने अलाउ नहीं किया। वो स्ट्राइक सिर्फ 2 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने रिएक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया बॉम्बिंग से। यूएन ने कंडेम किया, अमेरिका ने ऑफिशियली क्रिटिसाइज किया, इजराइल ने ज़रा भी परवाह नहीं की। यही बेजिंग डॉक्ट्राइल थी। वो कहता था कोई भी हॉस्टाइल स्टेट न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, चाहे पूरी दुनिया उन्हें रोक ले। ईरान ये जान गया था कि वो डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल और वेस्ट से नहीं लड़ सकता, और तभी उसने उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स बनाना शुरू किया। बेसिकली 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन से डायरेक्टली इंस्पायर होकर इनका एक ही मकसद था, डिस्ट्रॉय ईरान थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल्स। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इलेक्शंस नहीं, सिर्फ वेपन्स और अटैक्स। ईरान इन्हें डायरेक्टली फंड करता था और हमस से भी ज़्यादा रेडिकल माना जाता है। दूसरा, हिजबुल्लाह, लेबनान में, जो 1982 में बना। जब इजराइल ने लेबनान पे इन्वेजन की, ईरान ने IRGC भेजा और हिजबुल्लाह पैदा हुआ। ये ईरान का सबसे पावरफुल, सबसे ट्रेंड और सबसे डेंजरस प्रॉक्सी है। लेबनान में एक स्टेट के अंदर स्टेट बन गया, अपनी आर्मी, अपना टीवी चैनल, अपनी स्कूल्स, इजराइल के अगेंस्ट ईरान का पहला और सबसे बड़ा हाथ। तीसरा, हमस, जो बना पैलेस्टाइन गाजा में 1987 में। टेक्निकली हमस मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला, लेकिन ईरान ने पैसा, वेपन्स और ट्रेनिंग देकर इसको अपना बना लिया। ये इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और आर्म्ड रेजिस्टेंस को अपना धर्म मानता है। अक्टूबर 7, 2023 का अटैक यही हमस था। और चौथा, हुथीस रेबल, अंसर अल्लाह,
जो बना यमन में 1994 में। यमन के सिया हूथी ट्राइब ने एक मूवमेंट शुरू की सऊदी अरेबिया और अमेरिका के अगेंस्ट। ईरान ने देखा और उसे उसका परफेक्ट प्रॉक्सी मिल गया। आज हूथीज रेड सी में इजराइल और अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर रहा है, मिसाइल्स चला रहा है और ईरान उन्हें फुल सपोर्ट दे रहा है। ये चार और इसके जैसे कई ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने मिलके अमेरिका पे हर जगह से हमला करना शुरू रखा और बस इसके सामने फिर अमेरिका ने खेला उसका स्लो इकोनॉमिक वॉर, जिसे वो सैंक्शंस कहता है। इस हैवी सैंक्शन की वजह से ईरान का इन्फ्लेशन रेट 40 to 50% रहा एन्युअली। पर इससे ईरान झुका नहीं, क्योंकि जो सफर हो रहे थे वो आम लोग थे। रूलिंग लोग के पास अभी भी बहुत पैसा था। मतलब बेसिकली सैंक्शंस ने ईरान की गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं डाला, परेशान तो सिर्फ आम लोग हो रहे थे। बीच में एक शॉकिंग फैक्ट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s में शुरू हुआ था शाह के जमाने में, अमेरिका की हेल्प से, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम थ्रू। वही आइजनहोवर जिसने 1953 में ईरान पे कूच की, उसी ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट चेंज होने पे ईरान में बहुत स्लो हो गया था, पर सीक्रेटली चल रहा था। अभी हिस्ट्री का एक सिंपल फैक्ट है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसी वजह से अमेरिका ने कभी उस पर अटैक नहीं किया, और इराक के पास नहीं है, इसलिए अमेरिका ने डायरेक्ट उस पर अटैक किया और सद्दाम को मार दिया। लिबिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन किया और गद्दाफी को मार दिया। ईरान ने यहाँ पे एक लेसन लिया कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मतलब सर्वाइवल गारंटीड था, और इसी वजह से ईरान एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बनना चाहता था। मतलब इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करो कि तुम बॉम्ब तुरंत बना सको, सेम जापान जैसा। जापान के पास यही सेम मॉडल है, उसके पास बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों है, बस उसने बॉम्ब रेडी बना के नहीं रखा हुआ। बस यही मेन रीजन है जिसकी वजह से इजराइल ईरान पे बार बार हमला करता है। इसके बाद थोड़े डेकेड्स तक ईरान और इजराइल के बीच छोटे मोटे अटैक्स होते रहे, और फिर 2010 आया जब वॉरफेयर की डेफिनेशन परमानेंटली बदल गई। ईरान का नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड थी और हेवीली फोर्टिफाइड एयर गैप्ड कंप्यूटर्स के साथ थी, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे, उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता था। और यहीं पे इजराइल ने स्टकनेक्स्ट बनाया, एक कंप्यूटर वर्म, हिस्ट्री का सबसे पहला साइबर वेपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकता था। अभी ये बाहर नहीं आया, पर एक ईरानियन इंजीनियर या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर या फिर सप्लाई चेन में कोई एक, उसने ये इन्फेक्टेड यूएसबी नेटेस के अंदर भिजवाई। जीनियस और सिनिस्टर दोनों। मॉनिटर्स पे सब नॉर्मल दिख रहा था, ईरानियन इंजीनियर्स देख रहे थे कि सब नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली स्टकनेक्स्ट सेंट्रीफ्यूजेस को एक्सट्रीम लेवल पे रोटेट करवा रहा था और फिर उसको तुरंत स्लो कर दे रहा था, जो फिजिकली सेंट्रीफ्यूजेस को अंदर से डैमेज कर रहा था। ईरानियन इंजीनियर्स कंफ्यूज्ड थे, सेंट्रीफ्यूजेस खराब हो रहा था, मैकेनिकल फॉल्ट लग रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हैक हो रहा था। एस्टिमेटेड 1000 सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हो गए, नेटेंस के ऑलमोस्ट 20%, विदाउट अ सिंगल बॉम्ब, विदाउट अ सिंगल सोल्जर। और फिर 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिवील किया कि स्टकनेक्स एक्सीडेंटली ग्लोबल हो गया था, वो लीक हो गया था ईरान से। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पब्लिकली ये डिक्लेयर किया कि ये कोई नॉर्मल मालवेयर नहीं है, ये एक स्टेट लेवल वेपन है। फिर एक मोमेंट आया 2015 में, जब लगा सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल गया। ईरान, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, इन सब ने मिलके एक डील की, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। उसमें बेसिकली डील ऐसी रखी कि ईरान की साइड से यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% तक लिमिट होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% प्लस चाहिए, और सेंट्रीफ्यूजीज को रिड्यूस करो, IAEA इंस्पेक्टर्स को एनी टाइम एक्सेस दो। और ईरान की डिमांड थी कि जितने भी सैंक्शंस है वो लिफ्ट करो, ईरान के जो 100 बिलियन प्लस फ्रोजन एसेट्स है उसको वापस करो, और ईरान के साथ ट्रेड नॉर्मलाइज करो। और इसी रीजन से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था। वो सीधा चला गया US कांग्रेस हाउस में, और उधर ओबामा को बाईपास करके उसने उधर सीधे स्पीच दी, पॉलिटिशियंस को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये डील मत करो। नेतन्याहू का आर्ग्यूमेंट था कि ये डील ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनने से नहीं रोकती, बस थोड़े समय के लिए डिले करती है। ओबामा ने नहीं सुनी और वो डील हुई, पर उसके थोड़े समय बाद 1 साल के अंदर ही ट्रम्प इलेक्ट हो गया
और उसने अमेरिका को JCPOA से बाहर खींच लिया। उसने इस डील को वर्ल्ड की वर्स्ट डील बोला। ईरान ने इसके जवाब में यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू किया। पहले 3.67% से 20% पे गया, उससे 60%, उससे 84%, और JCPOA प्रैक्टिकली डेड हो गया। और फिर जैन 3 2020 को ट्रंप ने एक मिशन ऑथराइज किया, जिसमें बेसिकली जो बंदा जिसने 22 साल में ईरान के सारे प्रॉक्सी नेटवर्क बनाने में सबसे ज्यादा मदद की, उसको इराक के एयरपोर्ट पे मिसाइल से मार गिराया। बस एक ही झटके में वो बंदा मर गया। और फिर 5 ही दिन के अंदर ईरान ने रिटालिएट किया। यूएस आर्मी का अल असद बेस, वहां पे लगभग 110 यूएस सोल्जर्स थे जिन पे ईरान ने हमला किया, और वो सभी अभी ब्रेन इंजरीज से जूझ रहे हैं। और फिर दोनों साइड ने मिलके सीज फायर की वहीं पे। इसके कुछ ही महीनों बाद 2020 में यूएस ने एक ऐसा अकॉर्ड बनाया जिससे मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे दुश्मन कंट्रीज पीसफुली एक ही टेबल पे बैठ गए। अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, ये सारों ने इसराइल के साथ हाथ मिला लिया। एक्सटर्नली तो सही, पर इंटरनली भी ईरान थोड़ा वीक होना शुरू हो गया था। सितंबर 16 2022 में 22 साल की एक कुर्दिश ईरानियन लड़की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में मर जाती है। वहाँ पे उसको ब्रूटली टॉर्चर करते हैं। उसका रीज़न था कि उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था। बस इसी वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। बस इसी रीज़न से पूरा ईरान एक्सप्लोड होता है। जन, जिंदगी, आज़ादी, वुमेन, लाइफ, फ्रीडम, बस यही नारा पूरे ईरान में गूंजता है। औरतें हिजाब जला रही थी। 14 से 16 साल की लड़कियां रास्ते पे आके प्रोटेस्ट कर रही थी। ईरानियन गवर्नमेंट ने 500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और 1000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। वो 1979 का बार्गेन, एक्सेप्ट थियोक्रेसी गेट जस्टिस, वो नई जनरेशन के दिमाग में टूट जाता है। और फिर आता है वो इंसिडेंट जिसने न्यू जनरेशन का ध्यान इस वॉर पे डाइवर्ट किया, जिसमें 1200 प्लस सिविलियंस वहीं पे मर गए और हमस ने 250 प्लस लोगों को हॉस्टेज बना दिया। हमस इसराइल की बॉर्डर पे ही नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। वहां पे हमस ने हमला किया और 260 प्लस यंग लोगों को मार दिया। पैराग्लाइडर्स ने किबुट्जिम पे हमला किया। मोसाद, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसने भी ये देखा नहीं था आते हुए। रिटेलिएशन में ईरान ने गाजा पे बहुत मैसिव हमला किया। 40,000 प्लस लोग को मार दिया और 20 लाख से ज्यादा लोग मिसप्लेस हो गए। और फिर वो वॉर रुकी नहीं। अप्रैल 1 2024 में इजराइल ने डेमेस्कस और सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट्स पे हमला किया। IRGC के बहुत सीनियर कमांडर्स मारे गए। ईरान ने पब्लिक रिवेंज की कसम खाई और अप्रैल 13-14 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च हुआ। 170 से ज्यादा ड्रोन्स, 120 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स, 30 प्लस क्रूज मिसाइल्स, टोटल 300 प्लस प्रोजेक्टाइल्स डायरेक्टली ईरान से इजराइल की तरफ गए। हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया। अब वो हिडन वॉर नहीं रही, पूरी ओपन वॉर बन गई थी। 99% प्लस इंटरसेप्ट हो गई अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से। और फिर उसके 4 दिन बाद इजराइल ने वापस ईरान पे हमला किया, ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, और उसकी एयर डिफेंस बैटरीज डिस्ट्रॉय की। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, हम तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जून 2025 में आया 12 दिन का वॉर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मेन न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक की, नेटेंस, फोर्डो, इस्फहान। ट्रंप ने डिक्लेयर किया ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कब हो गई है, लेकिन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। ईरान के साइंटिस्ट डिस्पर्स हो गए, इक्विपमेंट्स अंडरग्राउंड चले गए, प्रोग्राम स्लो हो गए, खत्म नहीं हुए, एंड देन अ सीज फायर फॉलोड। लेकिन जैसे इंटरनेशनल लॉयर्स जानते हैं, सीज फायर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट नहीं करता, बस पॉज करता है। और फिर जैन 2026 में ईरान की सड़कों पे हुआ एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट। 1979 के बाद ये उतना बड़ा पहला प्रोटेस्ट था। ईरान की इकोनॉमी तबाह थी, करेंसी वर्थ 1/7,000 ऑफ इट्स वैल्यू इन 1979, 40% इन्फ्लेशन। पर फिर भी रेजिम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा था प्रॉक्सी वॉर्स पे, और आम ईरानियंस बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रेजिम ने लीथल फोर्स से जवाब दिया, हजारों मारे गए, हजारों को गिरफ्तार किया। ट्रंप ने बस इसी रीजंस को यूज किया अभी होने वाली वॉर पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना और आम ईरानियंस की किलिंग रोकना। यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस ने आइडेंटिफाई किया था कि सीनियर ईरानियन लीडर्स
3 अलग-अलग मीटिंग्स में स्ट्राइक किए जा सकते हैं। खमीनी और उसके लीडर्स अबव ग्राउंड ब्रॉड डे लाइट में थे। एग्जैक्टली कैसे यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस को खमीनी की पोजीशन पता थी, ये डिस्क्लोज नहीं किया, पर थियरीज है कि मोसाद ने ईरान के सीसीटीवी कैमरास को हैक किया था और साथ ही साथ उनके सारे फ़ोन्स में एक क्लोन ऐप डाला था और फिर शुरू हुआ ये वाला वॉर। अब ये वॉर के बारे में आप न्यूज़ पे देख ही रहे हैं, पर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।